जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। आप लोगों को हमारे ये प्रयास कैसा लगा? हमारा जो पहला वीडियो था हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको बहुत प्यार से देखा और उसको समझा। अब हमारा अगला भाग रहेगा, पार्ट 1 हमारा हो गया, पार्ट 2 इसी तरह से हम लोग कर कर अपना आगे की श्रेणी को बढ़ाते रहेंगे और अपना तैयार करते रहेंगे। अब हम लोग कल जो देख लिए थे अब उसको उसी तरह से आज भी देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो में देखे थे 10 महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी रहेंगे और उनको हम लोग तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, क्योंकि सबका समय कीमती, आप लोगों का भी समय कीमती, आपने समय दिया है तो उसका कुछ आपको मूल्य मिलना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सबको समझा पाएँ, वो भी आसान शब्दों में आपको एकदम पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको पूरी बातें समझ में आए। देखिए, पहला प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल का मतलब केवल इससे है कि वायुमंडल का मतलब आता है कि जब किसी चीज़ की परत बन जाती है वो हो जाता है मंडल, जहाँ पर उस कोई भी चीज़ आपको घेर लेता है। तो वायुमंडल का मतलब जहाँ पर कई प्रकार की वायु से आप घिर जाएँ तो वहाँ की परत ही आपकी वायुमंडल कहलाएगी। तो अगर हमारे ये मान लीजिए पृथ्वी है, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ कितनी ऊंचाई तक, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक हमारे परतें होती हैं, गैसों की परतें होती हैं। अगर ये हमारा पृथ्वी है, इसके ऊपर कई प्रकार की परतें होती हैं, गैसों की लगी होती हैं। इसमें कोई भी आपके गैस हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सब हो सकते हैं। तो इनकी जो परतें होती हैं उन्हीं के समूह को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। समझ गए? वायुमंडल का मतलब कि अगर आपको देखेंगे तो चारों तरफ से जो गैसें घेरी हैं बस हम उन्हीं को कहेंगे वायुमंडल। आप समझ गए वायुमंडल? अच्छा, जो वायुमंडल होती हैं उनकी कई परतें होती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल कितने परतें हैं, तो आप 5 बताएंगे। उन 5 परतों में क्या होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, किस वायुमंडल में क्या होता है। अब हम उसको डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे कम समय में। ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं जो अभी आप केवल उसको समझेंगे। समझने के बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा करे तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वरना आप लोग नोट करिएगा। ये जो चीज़ हम बनाए हैं इसको बनाने में 2 घंटे 3 घंटे का हम समय लिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आए। इधर देखेंगे आप लोग, आप देखिए यहाँ पर वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। 5 परतों में हम यहाँ पर बना दिए हैं। वायुमंडल में 5 परतों को हम बांट रहे हैं 2 स्फीयर में। एक होता है हमारा विषम मंडल, एक होता है सम मंडल। विषम मंडल को कहा जाता है हेट्रोस्फीयर और सम मंडल को होमोस्फीयर। जैसे हमारी मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे सब हैं, उसी तरह से यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कई प्रकार की गैस की लहरें, यहाँ तक कोई और गैस पाई जा रही है, यहाँ तक कोई और गैस पाई जा रही है, यहाँ तक कुछ और, फिर यहाँ पर कुछ और गैसें। हम सभी गैसों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 5 मंडल बटा होता है। वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। पाँचों का नाम देखिए यहाँ पर लिखा है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। इन सभी मंडलों के बारे में हम समझेंगे। देख लेंगे हम कि क्षोभ मंडल क्या होता है। तो क्षोभ मंडल का मतलब होता है वायुमंडल की सबसे निचले वाली परत को, वायुमंडल की सबसे निचले वाली परत जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें जीवन संभव है, उसी वाले परत को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। जितने भी चीज़ें चल रही हैं, गाड़ी चल रहे हैं, हवा चल रहे हैं, वायु चल रहे हैं, हाँ, वर्षा हो रही, बिजली तड़क रहे हैं, तो ये सब जितने भी घटनाएं हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी पर, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमारा बादल है, यहाँ पर क्षोभ मंडल है, यहाँ से पूरा इतना तक हाई जो लाइन है, इस लाइन के नीचे पूरा हमारा क्षोभ मंडल है। अब उस क्षोभ मंडल में क्या घटनाएं हो सकती हैं? यहाँ पर हमारा बादल बना हुआ है, बादल से बारिश हो रही है, यहीं पर मानव, यहाँ पर लिखा है मानव जीवन, इसका मतलब इसी में हमारे मानव स्थित रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब यहाँ पर देखो बिजली का ये बनाया गया है चित्र, यहाँ पर बिजली भी तड़कती है तो क्षोभ मंडल में ही तड़कती है। अच्छा, क्षोभ मंडल में हम अगर 1 सेंटीमीटर 165 मीटर अगर चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे अगर 165 मीटर जाते हैं तो हमारा जो तापमान होता है वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। ऊपर जाएंगे हमारा धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर घटता रहता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से आएंगे तो हमारा थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर घटेगा। इसके बाद इसमें इसकी ऊंचाई यहाँ से देखिए 0 से लेकर 8 किलोमीटर लिखे हैं, फिर वही यहाँ पर लिखे हैं 0 से लेकर 18, आपको नहीं दिख रहा है, ये 18 है। तो जो क्षोभ मंडल है उसकी हमारे पृथ्वी पर हर जगह ऊंचाई बराबर नहीं होती। अगर हम ध्रुवों से इसको देखेंगे, अगर हम इसको ध्रुव मान लें तो ध्रुव से ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, और
जो विषुवत रेखा अगर यहाँ पर हो तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। और बीच में अगर हम इनका एवरेज लें तो मान कर कह सकते हैं कि 13 किलोमीटर तक, पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर जाएंगे तो हमको कौन वाला मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल के बारे में आपने इतना बात समझ लिया कि प्राकृतिक घटनाएं इसी में घटती हैं, बादल इसी में चलते हैं, बिजली इसी में तड़कती है, हम लोग इसी में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको समझ गए तो हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दिया है हमारा दूसरा नंबर पर, यहाँ तो हमारे यहाँ से था फिर 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में हमारा होता है समताप मंडल। आपसे पूछेगा कि कितनी ऊंचाई से लेकर कितनी ऊंचाई तक कौन सा मंडल पाया जाता है, तो जो हमारा समताप मंडल होता है वो पाया जाता है 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। अब उसमें क्या है कि अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल को, इसको समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। अब इसमें क्या होती है, तो समताप मंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक जेट यान बनाया गया है। जेट यान जो जहाज़ें लड़ने के लिए होती हैं, तो मतलब जो जहाज़ें चलती हैं लड़ाई के लिए, वो जेट यान इसी वाले मंडल में उड़ता है, साथ समताप मंडल में। और इसमें एक परत पाई जाती है, ओजोन मंडल, आप लोग उसको जानते हो। अच्छा, ओजोन मंडल अगर नहीं होता तो हम लोगों को जो सूर्य का हानिकारक प्रकाश से किरणें आ रही हैं वो जला देती, हम लोगों को कई प्रकार से रोगी कर देती। तो उसी में से अगर ये हमारा समताप मंडल है, तो समताप मंडल में अगर हम 30 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, 30 से 50, तो वहाँ पर हमको मिलता है ओजोन मंडल। यही हमारा ओजोन मंडल जो हमें लाल कलम से यहाँ तक डाट किए हैं, यहाँ पर हमारा ओजोन मंडल होता है। अब इस ओजोन मंडल में सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं, सूर्य क्या करता है, उसको परावर्तित कर देता है, उधर लक्षित देता है, इसको इधर नहीं आने देता, जिससे हम लोगों को, जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, उनको इससे होने वाली रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वरना शरीर पर आते धाग धब्बे लगते और आपका शरीर खराब हो जाता। तो ओजोन मंडल पूछे कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल की कितनी ऊंचाई होती है, तो 30 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच। समताप मंडल के में ओजोन मंडल ऊंचाई हम बताए हैं। समताप मंडल कितनी होती है, तो 18 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की, या 18 या 8। अब इधर देखेंगे हम लोग, समझेंगे मध्य मंडल के बारे में। हम समताप मंडल के बारे में समझिए। हाँ, समताप मंडल में अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है। कितना? 5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक। अब इसके बाद हम पहुँच रहे हैं मध्य मंडल में। हमारा मध्य मंडल का है, तो मध्य मंडल आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। मध्य मंडल को कहते हैं अंग्रेजी में मीजोस्फीयर। यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर में कमी। तो जब हम मध्य मंडल में जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर में कमी होती है। और इसकी अगर हमको सीमा ज्ञात करनी हो तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, अब बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक पाई हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग बोलते हैं मीजोस्फीयर। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर के लिए तीर नीचे लगाएं, इसका मतलब इस पर जाने के बाद हमारा टेम्परेचर घटता है। इसमें आपको बस ये याद रखना है, ज़्यादा घटनाएँ होती हैं आपको क्षोभ मंडल में और आयन मंडल और वायुमंडल में। अब देखेंगे हम नंबर 4 आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर बोला जाता है। अब इसमें कौन सी घटना होती है, तो आयनोस्फीयर में क्या होते हैं, जितने भी हमारे उल्का पिंड गिर रहे होते हैं, तो हमको जो दिखते हैं कि वहाँ से निकल रहे पुछल तारे, उल्का पिंड, ये सब घटनाएं हमारे आयनोस्फीयर में होती हैं। अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे मोबाइल से, टीवी से, रेडियो से जो सिग्नल निकलते हैं तो वह सिग्नल जाते हैं आयनोस्फीयर में, फिर वहाँ से परावर्तित होकर आपको जहाँ भी जाना चाहिए वहाँ पर पहुँचती है। तो आयनोस्फीयर में क्या होते हैं कि हमारे रेडियो तरंगे संचरित होते हैं। देखिए, रेडियो तरंगे का संचरण कहाँ होता है, आयनोस्फीयर में। उल्का पिंड कहाँ पाए जाते हैं, आयनोस्फीयर में। अब यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम आयनोस्फीयर में ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समझ गए, आयनोस्फीयर में आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मोटी मोटी बात कि आपसे पूछे कि आयनोस्फीयर में क्या होता है, तो आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगे चलती हैं, इसमें आपके उल्का पिंड गिरते हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। किसकी? आयन मंडल की। समझ गए आप, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे अगला बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल का है, उसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर से लेकर अनंत तक, कहीं कहीं उसे 1600 किलोमीटर भी लिख दिया है, तो 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है हमारी बहिर्मंडल। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब बहिर्मंडल में क्या होता है, तो बहिर्मंडल में जितने भी भारत या कोई भी देश अपने द्वारा बनाया गया उपग्रह छोड़ रहा होता है तो वो इसी में आता है, बहिर्मंडल में, उसी में उसको छोड़ा जाता है। जितने भी सैटेलाइट के द्वारा आप लोग फोटो वोटो खींचा जाता है किसी भी देश का एरिया के भाग का, वह इसी के द्वारा, बहिर्मंडल के द्वारा। तो अब हम लोग समझ गए इस पूरे वायुमंडल को। अब एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं।
वायुमंडल में हमारे होते हैं 5 परत में हमारा पहला परत होता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में हम जीते हैं 1 सेंटीमीटर जाने पर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है जब हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं। और अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा क्षोभ सीमा। अगर हम यहाँ दर देखें तो हमारा समताप मंडल, इधर हमारा क्षोभ मंडल है, तो उनको अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है। अब जेटयान कहाँ उड़ते हैं? तो जेटयान हमारे उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहाँ होता है? तो ओजोन मंडल हमारा समताप मंडल में होता है। मध्य मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कम रहता है। आयन मंडल में क्या होता है कि उल्का पिंड हमारे गिरते हैं, रेडियो तरंगें चलती हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है आयन मंडल में। और बहिर्मंडल में क्या होता है कि हमारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम, तो वो हमारे बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। यह हो गया। ठीक है। अब हम समझेंगे अगला प्रश्न। समय कुछ ज़्यादा ले लिए इसमें, इसके लिए सॉरी। देखिए नंबर 2 है देशांतर और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे देशांतर और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। यह आपकी बेसिक चीज़ है जो आप लोग पढ़ रहे होते थे इसको कब, जब आप 6 और 7 8 की किताब लेते थे तब। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है और अन्य गैसें 1% में आ जाती हैं हमारी। चलिए इधर देखिए इस प्रश्न पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा देखिए क्या होता है। अगर हमारा पृथ्वी को हम ग्लोब जैसा बना लें, अगर हमारी पृथ्वी है उसको हम ग्लोब जैसी संरचना दे दें इस तरह से, तो अब इसमें एकदम बीचों बीच से हम एक ऐसे रेखा अगर खींच दे रहे हैं, इसको हम 0 डिग्री लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 0 डिग्री वाली रेखा। तो इस 0 डिग्री वाली रेखा अगर हम ध्यान देखें तो ये अगर गोला है तो उस गोले को 2 भागों में बांट दी, एक तो ऊपर वाला गोला, एक तो नीचे वाला गोला। तो अक्षांश पहले अगर हम बात करें इससे देखें, इधर हमारा क्या होता है दिशा की बात करें तो इधर हमारा होता है पूर्व, इधर हमारा पश्चिम, इधर हमारा उत्तर, इधर हमारा दक्षिण। तो हम देख रहे हैं कि जो हम ये लाइन खींचे हैं वो पश्चिम से पूर्व खींचे हैं। तो वह लाइन जो ग्लोब पर, पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ खींची हो, पश्चिम से पूर्व, ऐसे वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ खींची गई रहती है? तो पश्चिम से पूर्व। अब ये जो खींची गई रहती है अगर 1-1 डिग्री के अंतर पर खींचा गया रहता है। अब यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर होगा 2 डिग्री का, ऐसे इस पर कई रेखाएं ऐसे से खींची गई हैं। इसी तरह से ऊपर की तरह से नीचे। तो ऐसी लाइन जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रहती है, ऐसी वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अच्छा इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा 90 डिग्री वाला आता है, लास्ट वाला यहाँ पर हमारा 90 डिग्री वाला यहाँ रहेगा, 90 डिग्री वाला वहाँ। तो 90 से ऊपर हो गए और 90 नीचे हो गए, और एक 0 वाला होता है, तो प्लस 1 कुल मिलाकर 181। तो हमारे जितने अक्षांश होते हैं उनकी संख्या 181 होती है। समझ गए? अक्षांश रेखा क्या होती है? तो ऐसी लाइन जो ग्लोब पर इधर से उधर खींची गई है, मतलब पूर्व से पश्चिम खींची गई है, ऐसी वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में एकदम 0 वाला डिग्री वाला को उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो आप लोग याद रखिए। इसके बाद 23.5 अंश उत्तर, अगर हम मान लें कि हमारा इसके ऊपर जाएंगे 23.5 अंश, ये उत्तर वाला है तो इस वाले लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसी तरह से 23.5 अंश दक्षिण में अगर आ जाए, इधर दक्षिण, इसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसी तरह से और हम ऊपर चल जाएँ, यहाँ पर 66.5 अंश उत्तरी वाले को बोला जाता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और इसी तरह से नीचे दक्षिण वाले में 66.5 अंश को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक रेखा। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो अक्षांश के बारे में हम लोग इतना जान गए। हमारा जो भारत होता है वो हमारा उत्तरी अक्षांश में, इधर हमारा जो भारत है वो स्थित होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए? ठीक है। अब आगे देखिए। इसके बाद अब हम बात करें कि हमारा देशांतर क्या होता है। तो देशांतर का मतलब क्या होता है? एकदम इसी तरह से हम देशांतर को भी समझ सकते हैं। देशांतर में अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर हम गोल से अपने पृथ्वी को ऐसे बना दिए अच्छे से, तो इधर हमारा होता है पूर्व, इधर होता है हमारा उधर हमारा उत्तर, नीचे दक्षिण। तो हम ऐसे का लाइन खींच रहे हैं उत्तर से दक्षिण, इस तरह से एक एक अंश पर होता है सब। तो ये वाली लाइन हमारी कहलाती है देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ग्लोब पर खींची गई
उत्तर से दक्षिण वाली लाइन को या रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का यूज बहुत कार्य में होता है, समय बताने में होता है। देखिए इधर, अब इसमें एकदम जो बीचों बीच आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब इसमें अगर ध्यान देखें तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो अधिक से अधिक इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। इतना दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। अब हमारा जो भारत है इसी वाले देशांतर में है। हाँ देखिए, अब यहाँ हमारा देशांतर कैसे कैसे कहा जाएगा, तो हमारा देशांतर होता है देखो, इधर वाला भाग हमारा पूर्वी, इधर हमारा पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अक्षांश होता था उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो बीचों बीच को कर दें तो इधर वाला भाग पूर्व, इधर वाला पश्चिम, तो ये सब अक्षांश आ जाएंगे हमारे पश्चिमी वाले में, आ जाएगा हमारे पूर्वी वाले में। अब इसी तरह से अगर इनकी हम संख्या गिनों कि 1-1 डिग्री पर ऐसे होते हैं सब, तो 360 होती है। तो हमारे पास कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही वाले पर दोनों देशांतर और अक्षांश सबको दिखा दिया जाता है ऐसे बनाकर। जब इस तरह से बन जाता है तो अब जो संरचना बन गई इसको बोला जाता है ग्रिड। ग्रिड, तो ग्रिड क्या होता है, जब एक ग्लोब पर हम देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं को एक साथ बना देते तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। समझ गए, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्लेन एरिया क्या है। प्लेन एरिया का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना है, जब आप 10 पढ़ रहे थे 10 में तो अब अपने प्लेन एरिया का नाम सुना था। तो प्लेन एरिया हमारा एक प्रकार का छोटा सा जीव होता है, ऐसा जीव होता है जो अपने शरीर को काट पीट कर अपने साथ बड़ा कर देगा। अगर हमारा मान लीजिए हमारा इतना बड़ा हमारा प्लेन एरिया है, तो अगर ये किसी कारणवश इसको हम कुचल दे, काट जाए या छत भी छत हो जाए, तो अगर ये 3 भागों में इसे बट गया तो ये क्या करेगा, फिर इसको अपने को पूरा बड़ा कर लेगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, ये भी ऐसे। तो प्लेन एरिया हमारा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो अपना भाग अगर कट जाए तो उसी को फिर से पुनर्जीवित कर लेता है, अपने को फिर से पहले सा बना लेता है। इनमें कहा पाया जाता है कायिक जनन करते हैं, अपने शरीर से ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो प्लेन एरिया के बारे में हम लोग समझ गए कि प्लेन एरिया हमारा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो प्रजनन हेतु जनन हेतु अपने कायिक अंगों का प्रयोग करता है। अगर इसको हम काट दें तो ये अपने भागों को पुनर्जनन कर फिर से बड़ा कर देगा पहले जैसा। इसे अगर यहाँ पर 1 है तो फिर अगर 3 भाग हो गए तो अब इनसे ये फिर से 1 से 3 हो जाएंगे। इसी तरह से 3 से 9, इससे 9 से 27, ऐसे ही आपका बढ़ते रहेंगे। तो प्लेन एरिया के बारे में समझ गए। अब हमारा अगला प्रश्न है त्वरण किसे कहते हैं। सिंपल है, त्वरण। त्वरण तो एकदम सिंपल सा है कि त्वरण का मतलब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो अगर कभी हमारा वेग बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो जब हमारा वेग घटेगा या बढ़ेगा तो हमारा वेग में परिवर्तन होगा। तो जब वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं त्वरण। आप परिभाषा भी जानते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम किसे दिखाते हैं, ए से। ए बराबर हमारा फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब हमारा क्या होता है, समय। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण को दिखा देता है ए से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है, तो हमारा सदिश राशि है, जिसमें भी वेग, संवेग, त्वरण ये सब कितने में आते हैं, सदिश राशि में। तो त्वरण क्या है, अगर आपका वेग बदल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हम ज़्यादा समय न देकर अब अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो कलिंग का युद्ध एक महान भीषण युद्ध था, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कलिंग का युद्ध हुआ था हमारा अशोक और एक कलिंग के राजा हुआ करते थे नाथन, उनके बीच में 261 ईसा मतलब 261 से 262 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। यह युद्ध इतना भयानक था कि इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक ने इसको जब देखा तो उनका पूरा दिल दहल गया कि हमने ये क्या कर दिया, हमने बड़ा ज़्यादा नरसंहार कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। तो इसके बाद वो प्रण ले लेते हैं कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, न किसी इंसान को मारेंगे, अपने पूरे जितने भी धन संपत्ति थे सबको हम देश सेवा में लगा देंगे। तो ऐसा उन्होंने किया भी, और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और उनके सिपाही जो थे, जो पहले अब लड़ रहे थे अब नहीं लड़ रहे हैं, तो अब वो धीरे धीरे अपनी कुशलताओं को भूल जाएंगे। तो इसलिए अब उनके साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। किसके, अशोक के साम्राज्य का, मौर्य पतन हो गया। वो मौर्य युग के थे। तो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के राजा नाथन के बीच में। कब हुआ था, 261 से 262 के बीच में हुआ था। यह कहाँ पड़ता है कलिंग, तो जो हमारा उड़ीसा है भुवनेश्वर, उसमें पड़ता है। एक दया नदी है जो हमारे भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर से दूरी पर है, वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था। हम लोग इसके बारे में समझ गए। हमारा अगला प्रश्न है अनुसूची 8 का संबंध किससे है। आप लोग जब भी पढ़ोगे पॉलिटिक्स, उसमें आपके अनुसूची आते हैं, भाग आते हैं,
अनुच्छेद आते हैं, तो इनके बीच में एक आता है अनुसूची 8। हमारे पास कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची आपको पता होना चाहिए। 12 अनुसूची में 8 अनुसूची जो है वो क्या बताता है? उसमें यह बताया गया है कि अगर आप भारत के हैं तो आपको इन्हीं भाषाओं का यूज़ करना है। उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन भाषाएं हैं तो आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। बस हमारा मकसद है कि अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में दिया गया है। शुरू में इसमें 14 भाषा दिया गया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन होता गया और उसमें कुछ नई वाली भाषाएं जुड़ती गई। जब 21वां संशोधन हुआ था तो उसमें हमारा सिंधी को जोड़ा गया था। उसी तरह से जब हमारा 51वां संशोधन हुआ, यहाँ पर देखिए 71वां संशोधन जब हुआ तो उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? नमक से, नमक न सो गए नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी। ये जोड़ा गया था कब? 71वां संशोधन जब हुआ था संविधान में तब। उसी तरह से 52वां संशोधन में जो है 92वां संशोधन था, उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब। और 21वां में क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। और 71वां में क्या जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। समझ गए? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि समय का अभाव है। अब वीडियो चढ़ाने में, अपलोड करने में बड़ा समय लग जाएगा, बड़ा वीडियो बड़ा हो गया। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या तात्पर्य? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब क्या है कि जब हम देखे थे कि कई प्रकार के जीव ऐसे थे जिनको हम देख रेख नहीं कर रहे थे, तो उनकी संख्या घट रही थी, वो ख़त्म हो रहे थे, उनको जीने में दिक्कत हो रही थी। जो सरकार थी उसने कोशिश किया कुछ ऐसा किया जाए कि इन जीवों की सुरक्षा हो। तो उन जीवों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कुछ जगह बना दी कि इन जगहों पे इन जीवों को हम रखेंगे ताकि इनकी देख रेख हम अच्छे से कर सकें। तो उसी वाली जगहिया को बोल गया था वन्य जीव अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंतर्गत आते हैं सब। तो वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या तात्पर्य है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य से मतलब यही है कि इसमें जीवों की सुरक्षा के हेतु रखा जाता है और उनका देखभाल किया जाता है। वहाँ पर कोई चाहे जैसे आकर कुछ काट पीट नहीं सकता, जंगल वंगल को कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान हम आपसे पूछेंगे। जैसे आपसे पूछ दे मानस कहाँ है, तो मानस हमारा असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है? ये भी असम में। अच्छा, यहाँ पर पाया क्या जाता है? तो एक सिंग वाला गैंडा, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है। उसी तरह से कान्हा कहाँ है? बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा तैरता हुआ पाया जाता है नेशनल पार्क मणिपुर में है। समझ गए? अब अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं? प्रागैतिहासिक काल, देखिए जो इतिहास की बातें होती हैं वह तो कहीं पर लिखी होती हैं, हम लोग उन्हीं को पढ़ कर समझ पाते हैं कि यह घटना तब की है। लेकिन कुछ ऐसे समय की बातें हैं जिसको कहीं पर लिखा नहीं गया है, उसकी कोई भी हमको लिपि प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ के लोग अनपढ़ थे, कहने का मतलब है कि असाक्षर थे, उन लिखना नहीं जानते थे। तो जिस समय इतिहास में कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसी वाले समय के काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। कुछ उसके बाद वाले कुछ लोग लिख सके थे कैसों भी, लेकिन हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए। उस वाले काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। जब पढ़ना सीखना एकदम नहीं जानते थे तो वो हमारा था प्रागैतिहासिक काल। लेकिन जब कुछ कोई पढ़ रखा थोड़ा सा लिख दिया था, लेकिन हम लोग उनकी भाषा अभी तक समझ में नहीं, कुछ उन्होंने उसमें लिखा क्या है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं कि आग का खोज कब हुआ था? तो आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहिया का खोज कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। इसी तरह से पहले सबसे धातु कौन थी जिसका प्रयोग इंसानों ने किया था? तांबा धातु है। प्रश्न ये सब पूछते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो अब हमारा अगला प्रश्न करंट अफेयर्स है। अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। और अगला प्रश्न है 18 देशों को किस बैंक ने व्यापार करने के लिए रुपया की मंजूरी दे दी है कि आप मुझसे रुपया में व्यापार कर सकते हैं? तो इस बैंक का नाम क्या है? तो RBI बैंक ने ऐसा कर दिया है 18 देशों को कि आप हमसे अगर व्यापार करना है तो रुपया में कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है और उनको भी दिक्कत नहीं है। तो यह थे आज के हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत हम कोशिश किए थे आप लोगों को समझाने के लिए। ये हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो इसलिए अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर हमको कहीं पर कुछ सुधार करना है तभी बताइएगा। हाँ, कुछ लोगों को वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो उसको क्वालिटी को बढ़ा ले, और थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप हमारी बातों को सुनिए और उसको नोट करिए। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के लिए हमको 2 दिन लगे हैं।
ठीक है। छोटा सा प्रयास था जिसमें हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे इन चीज़ों के बारे में जिसको हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है जो हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, ये सब बनाना पड़ता होगा, उतारने के लिए आपको समझाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, फिर आप लोगों को हम डिलीवर कर पाते हैं। तो आप लोग अगर हमारा सहयोग करना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने किसी दोस्त या संगी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब धन्यवाद।